भांति बाजार बदल रहा है। आज के दौर में हमने ये देखा है कि लोग ज़्यादा फीचर्स वाली गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और उनका ध्यान लगा है इस बात पर कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कार आए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कार आए, एसयूवी घर पर आए। और इस चक्कर में निगलेक्ट हो गई हैं स्मॉल कार्स। और ये भारतीय बाजार में अब उतनी नहीं बिक रही हैं जितनी आज से 5 साल, 8 साल और 10 साल पहले बिका करती थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझते हैं विवेक के साथ, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। थैंक यू विवेक, हमें ज्वाइन करने के लिए। एनी टाइम सर। आपका क्या कहना है कि आखिर इस बाजार का ये उलटफेर का सबसे बड़ा रीजन क्या है शुरुआत में वीडियो के? देखो सर, एक तो सबसे पहली चीज़, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, उस टाइम एक तो इवोल्यूशन ऑफ ऑटो इंडस्ट्री इस रेट से नहीं बढ़ रही थी। आपके पास में गिने चुने वही 7-8 प्रोडक्ट हुआ करते थे और उनमें भी डिफरेंसेस आप 2-2, 2.5 लाख रुपए का अंतर देखते थे। तो स्टिक हो जाता था केवल एंट्री लेवल सेगमेंट में, जहाँ पे वैगनार या उससे नीचे वाली गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती थी। अनडाउटेडली ऑल्टो जो है वो मोस्ट सेलिंग होती थी, किंग ऑफ रही है वो, 20-25 सालों तक मोस्ट सेलिंग गाड़ी रही हैं और धीरे धीरे करके उसके छोटे वाले इंजन डिच होते रहे। तो एक तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। दूसरा, उस टाइम अगर आप देखें तो जो ये परचेजिंग पावर बढ़ी है हम लोगों की, वो बहुत अच्छे तरीके से, फाइनेंस ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, ये 3-4 पैरामीटर से जो मेरे समझ में आते हैं। और यही एक्चुअली रीज़न भी है। परचेजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से हम हमेशा, जो लोग पहले 5,000 10,000 का फ़ोन खरीदते थे वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुए, और जो ऑल्टो या सेंट्रो जैसी गाड़ियों को चाह रहे थे, पसंद कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर एक नई गाड़ी की तरफ जो बढ़ना चाहा, जिनमें से क्रेटा जैसी गाड़ियाँ आती हैं या सेल्टॉस, और नहीं आती हैं तो सब 4 मीटर में तो बहुत सारी प्रेजेंस आप देखोगे। मेरे हिसाब से यही है। एक पैरामीटर और है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूँ, और वो मुझे लगता है कि जिस टाइम पर गाड़ियाँ लेते, जैसे मेरे फादर थे, उन्होंने ऑल्टो ने खरीदी, लेकिन अब अगर मेरी फैमिली में से कोई और खरीदना चाहेगा तो वो एक अहेड आगे जाएगा, एक स्टेप आगे लेगा और बड़ी गाड़ी की तरफ जो है वो जाना चाहेगा। फैमिली बड़ी होती है ऑब्वियसली, ये सब चीज़ें रीज़न हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बात कर लिए, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस टॉपिक को लेके, क्योंकि आप उस एरा से बिलोंग करते हो जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब ऑटो इंडस्ट्री स्टार्ट ही हो रही थी, जब 1975, फिर 85, फिर 95, जैसे जैसे यूरो नॉर्म्स बढ़े। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? आप क्यों लग रहा है कि छोटे से अचानक से बड़े सपने सपने संजोने लगे हैं? एक्चुअली में मार्केट को अगर समझा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि इस समय जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग, उनमें से मोर देन 60% लोग सेकेंड टाइम कार ऑनर है। यानी जब इंडिया में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 91 में, जिसे हम इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से, उस समय के बाद से जब लोगों के पास पैसे आए तो उन्होंने एक सस्ती कार के साथ अपने कारों के सपने को पूरा किया था। तो वो जब वो सपने पूरे हो गए, उनको गाड़ियाँ चला ली 10 साल 15 साल, तो अब उनको लगा कि अब आप ये गाड़ी बदलने का वक्त आ गया है। तो अब बदल रहे हैं तो क्यों ना एक थोड़ी सी ऊपर की महंगी लग्जरी कार का मजा ले लिया जाए। तो उनके लिए i20 या ब्रेजा या क्रेटा या सियाज, होंडा सिटी, ये एक प्रीमियम कार का बिहेव करती थी। तो उन्होंने इन कारों की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर समझा और वो हमेशा सेकंड कार के तौर पर थोड़ा अपना बजट इंक्रीज करके बड़ी कारों पे चले गए। दूसरा एक रीजन और था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होती गई तो सस्ती कारें भी बहुत सस्ती नहीं रह गई। अगर आप ध्यान से देखें तो जिन्होंने जब पहले कार खरीदी थी पहली कार के तौर पे, तब उस समय 3 लाख 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में एक शोरूम पे मिल जाती थी गाड़ियाँ। लेकिन अब यही गाड़ियाँ, आल्टो जैसी गाड़ियाँ, इसमें 5 लाख रुपए एक्स शोरूम पर हैं। तो कीमत तो इनकी डबल होगी, जबकि इससे ऊपर वाले सेगमेंट की कीमतें डबल नहीं हुई हैं, वो सिर्फ 50% बढ़ी हैं। तो लोगों को लगा कि ये अंतर जो बढ़ गया था वो भी काफ़ी कम हो गया। एक और रीजन था, लोग छोटी गाड़ी खरीदते इसीलिए थे कि उनको लगता था कि इनमें ज़्यादा एवरेज मिल जाएगा। और अब तो बलेनो जैसी 10 लाख की कार भी बराबर का एवरेज देती, टक्कर देती है, आल्टो को भी हरा देती है कई मामलों में, तो कि आल्टो से भी ज़्यादा अच्छा बलेनो का एवरेज है, स्विफ्ट का एवरेज है, ब्रेजा का एवरेज है। तो लोगों को वो मज़ा उन छोटी कारों में नहीं आता, जबकि छोटी कारों के एरा में बहुत सी कारें थी। अगर आप ध्यान से देखो, एक ज़माने में निसान के पास डैटसन ब्रांड के थ्रू रेडिगो हुआ करता था। अगर आप रेनो के पास क्विड अभी भी मौजूद है, हालांकि उसको कोई
नहीं पूछ रहा पूछ रहा है। टाटा के पास नैनो जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट होता था जिसकी मतलब देख के दिल खुश हो जाता था, उसमें खूब स्पेस था। इधर आप मारुति के पास आए तो इनके पास 800 आल्टो, इसके बाद क्या कहते हैं जेन का भी उस वजन हुआ करता था उस समय छोटी कार के तौर पर। फिर बाद में एस्प्रेसो आ गई, वैगन आर आ गई। तो इस तरह से छोटी कारों का एक प्रॉपर बड़ा सा बुफे मौजूद हुआ करता। सेंट्रो मौजूद, हम उसे कैसे भूल गए। मार्टिस कार आया करती, तो छोटी कारों का बुफे था। अब छोटी कारें बची कहाँ हैं? ध्यान से देखें तो केवल 3 मैन्युफैक्चर हैं जिनके पास छोटी कारें हैं। मारुति के पास छोटी कारें हैं, हुंडई के पास छोटी कारें हैं, और ले दे के ये कह सकते हैं कि रेनो के पास एक छोटी कार है। Hyundai भी सर कहाँ रहेगी उनके पास हाँ, अब i10 को छोटी कहना गलत है। गलत है। सेंट्रो तो बंदी हो गई है। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें टाटा के पास भी कोई एंट्री लेवल छोटी कार नहीं है। टियागो है, वो भी छोटी नहीं कहलाती। एक तो सर एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर आप यहाँ पर ये भी देखेंगे जब हम मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो, और प्लस ये एमिशन नॉर्म्स हैं छोटे इंजन के साथ में और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इट्स बेटर टू डेवलप अ न्यू इंजन रेदर देन रिसर्चिंग ऑन द स्मॉलर एग्जिस्टिंग। तो वो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और यूरो नॉर्म्स को बाय द वे आपको बता दूं, मेरे साथ विवेक जो बैठे हैं ये एमटेक किए हुए हैं, एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे लेवल पर है, और इनका स्पेशलाइजेशन भी ऑटोमोबाइल रहा है। Correct. तो इनके पास मैकेनिकल के से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो इसीलिए बेहतर है। वो अलग बात है कि ये कभी उसको अपने उस हिस्से को बाहर निकाल के नहीं लाते। और इंजीनियरिंग मैंने भी की है, लेकिन वो दौर अलग हुआ करता था। आज मॉडर्न इंजीनियरिंग कहीं और पहुंच गई, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों ये हुआ है, इस बात को समझना चाहिए आपको। अभी जहाँ सर एडैस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आज से 10 साल पहले एडैस के ऊपर रिसर्च की हुई है कॉलेज टाइम पे, और मेरा सब्जेक्ट रहा था एडैस का उस टाइम। तो मैं इस बात से भी मतलब हिचकता नहीं हूँ कहने में कि कंपनीज एडैस को जितना लेट कर रही हैं उसको आज से टेक्निकली 15 से 16 साल बाद पहले मेन स्ट्रीम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। रीजन बीइंग आप जानते हो। तो हम लोग यूरो नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यूरो नॉर्म्स इंडिया ने बखूबी एक्सेप्ट किया है, अपना ही उसको भारत सेज नाम से जो है उन्होंने को डेवलप किया है बाकी कंपनीज के साथ में मिलके। और वो छोटे इंजन के साथ में नहीं सर सर्वाइव कर सकते हो आप। और जितना कार्बन कंटेंट एक छोटे इंजन के साथ में नहीं, तो वो रेशियो लगभग पैरेलल है। अगर हम बात करें उसी में 1.2 या 1.0 लीटर इंजन के साथ में, तो वो कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। और यूरो नॉर्म्स बखूबी एक्सेप्ट होने की वजह से, एक्सेप्ट किए जाने की वजह ध्यान से देखो तो शायद इसीलिए जब BS6 का वर्जन 2 आया तो रेनो ने अपनी क्विड से वो छोटा वाला इंजन हटा दिया। सो डिड मारुति सुजुकी। हाँ, 800 गई, उन्होंने भी नॉर्मल हटा दिया, के सीरीज के इंजन आ गए उनके। क्यों? उसका रीजन ये था कि अब जो के सीरीज का 1 लीटर इंजन था उन पर इमिशन नॉर्म्स को भी कंट्रोल करना इजी हो गया था। साथ ही वो मतलब एक जरूरत भर की पावर भी दे पा रहे थे, जो एक्चुअल में जरूरत थी, जो पहले मिसिंग थी छोटे इंजन के चक्कर में, अब वो भी मिल पाई थी। तो ओवरऑल कारें अब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई थी। लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स की नीड बदलने लगी। अब सपने बड़े बड़े हो गए हम सबके। अब फाइनेंस बहुत ज़्यादा इजी हो गया। पहले क्या था कि लोग ये कहते थे यार फाइनेंस क्यों कराना, हम अपने दम पे कार खरीद सकते हैं। वो फाइनेंस कम कराते थे। और आज की तारीख में शायद मेरे अभी हाल में एक डीलर से मेरी बात हुई तो उसने खुल के बोला कि सर आज की तारीख में तो 99% कारें फाइनेंस हो रही हैं, और अधिकतर लोगों के पास प्री अप्रूव्ड लोन आ गए हैं। तो मतलब उनको अप्लाई नहीं करना पड़ता, उनके पास पहले से ही पड़ा हुआ है लोन का पैसा, वो जब चाहे तो यूज कर लें। तो बोले ये सब सुविधाओं से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी ना चाहते हुए भी बढ़ गई है। अब हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसे आ गए, क्योंकि इससे पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो मैं उससे दूर रहना चाहूँगा। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही है कि लोगों को परचेज करने की हिम्मत ज़्यादा मिल गई है पहले के मुकाबले। भले ये कहूँ कि मैं पैसे जेब में ज़्यादा आ गए हैं इसके। अच्छा, एक चीज़ और फैक्टर ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, तो जो सस्पेंशन सेटअप या मैं कहूँ कि जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो वैगनार के साथ में, वो इग्निस में भी यूज़ हो जाएगा, वो स्विफ्ट में भी यूज़ हो जाएगा, बलिनो जैसी गाड़ी में भी, इनफैक्ट फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियों में भी यूज़ हो जाएगा। बट यू कैन नॉट यूज़ द सेम सस्पेंशन स्पेयर पार्ट्स इन द स्मॉलर कार्स। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो OEMs भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इसलिए वो डिच करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन महसूस करते हैं। या फिर वो क्या करेंगे, 1000 सीसी में एक इंजन रख देंगे, भले ही वो उस लेवल की या उस पायदान की गाड़ी ना रहे। तो इसलिए छोटे इंजन्स ये भी रीज़न है। और अब सर आप देखोगे ना, क्योंकि आपने जैसे बताया कि अब जो सेकंड जनरेशन या शायद थर्ड जनरेशन बाइंग पेरेंट्स हैं वो, जो या तो बच्चों के लिए खरीदेंगे या अपने पोतों के लिए खरीदेंगे, तो वो चाहते हैं स्पेस,
वो चाहते हैं अब उस लेवल का लाइफस्टाइल मैच कर लें हम लोग उन फीचर्स के थ्रू जो अभी इस जनरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो अब छोटे पैमाने पे गाड़ियाँ खरीदना नहीं चाहते। और अगर वो खरीदेंगे अभी तो वो सेकेंडरी या टर्शरी उसको कंसिडर करके रखेंगे, उसको एक प्राइमरी ऑप्शन नहीं रखेंगे। यही रीज़न है आप सबसे ज़्यादा देखना कि जो उन्होंने गाड़ी खरीदी थी उनसे इतना लगाव है कि वो 15 साल बाद जब एक्सपायर भी हो जा रही हैं तो वो कभी भी उसको स्क्रैप नहीं करेंगे, वो भले ही अपने गांव में बेच देंगे या फिर कोई रामू काका या चाचा जो है वो चला रहे होंगे गाड़ी और वो केवल सब्जी ढोने के लिए आज भी काम आ रही होंगी। ये बात काफ़ी हद तक आपकी सही है कि गाड़ियों से लगाव हम इंडियंस को शुरुआत से था और हम अपनी गाड़ियों को पर्सनल फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते रहे और इसी का नतीजा था कि वो पुरानी गाड़ियों को जल्दी हटाते नहीं हैं और जब नई गाड़ियां देखते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं। लेकिन एक और दौर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 2018-19 के आसपास से हम इंडियंस को थोड़ा सेफ्टी का भी चस्का लगा है। हाँ, करेक्ट। क्रैश टेस्ट रेटिंग हमारे ऊपर थोपी गई है, हमको सिखाया गया कि सेफ्टी क्या चीज़ होती है और हमें ये पता चल गया कि छोटी कारों में अब वो सेफ्टी नहीं आ सकती है जो बड़ी कारों में आ सकती है। एक ये भी मुझे लगता है बड़ा रीजन है कि हम इंडियन शायद सेफ्टी की वजह से बड़ी कारों की तरफ ज़्यादा गए। आपका क्या सोचना है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप छोटी गाड़ी में सेफ्टी देना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उस तरीके का मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिससे वेट बढ़ेगा और पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो रिड्यूस होते ही परफॉर्मेंस ड्रॉप तो होगी, साथ ही साथ माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली एक बेनिफिट दे रहा था उस गाड़ी के लिए, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकल के नजर आएगा। तो इसलिए छोटी गाड़ियों के साथ में अनसेफ है वो अनडाउटेडली। अगर आप उनकी हिस्ट्री भी देखो क्रैश टेस्ट में तो ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ या मैं कहूँ सेंट्रो जैसी गाड़ियाँ उन्होंने कुछ खास कमाल ऐसा किया नहीं है कि हमें अट्रैक्ट कर लिया हो। तो डेफिनेटली सेफ्टी का तो एक ऐसा मुद्दा है ज़रूर उन गाड़ियों के साथ में जो, और यही रीज़न है कि सर जब भी आप लॉन्ग रूट पे चलोगे आज भी ऑल्टो हो या फिर क्विड हो, वो आपको हाईवेज पे बहुत मिनिमल नज़र आएंगी। वो एज अ कम्यूटर गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं कंपेरेटिव टू लॉन्ग डिस्टेंस कार्स। तो सेफ्टी के मामले में तो आपकी राय और मेरी राय बहुत मिलती है इस चीज़ में। ये बात बिल्कुल सही है। केवल एक यही नहीं है, अगर आप लोग बात करते हैं कि ये कंपनी इंडिया की दोनों मैन्युफैक्चरर्स जो इंडियन ब्रांड्स हैं, अगर हम ये कहें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स तो इस समय 15 इंडियन मैन्युफैक्चर हैं, लेकिन दो जो इंडियन ब्रांड्स हैं टाटा और महिंद्रा, इन दोनों ने भी छोटी गाड़ियाँ प्लान की थी, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ KUV 100 आती थी जो कि क्रैश टेस्ट में अगर जाती तो 0 ही लाती बीच में जो छठी सीट की वजह से, और दूसरा टाटा ने भी नैनो दी थी और वो भी 0 स्टार ही लेके आई थी और भले एयरबैग थे तब भी 0 ही मिले उसको। क्विड सर, हाँ क्विड भी, वो भी 0 लेके आई, आल्टो भी 0 लेके आई है। और ये सब गाड़ियाँ, या इनो जो आया करती थी करके, हाँ। जो गाड़ी इको ईऑन Hyundai ईऑन, हाँ Hyundai ईऑन, हाँ वो भी ऐसा ही था, वो भी अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं ला पाई। मुझे लग रहा है आजकल आप इनो बहुत पी रहे हो पेट गड़बड़ है आपका। नहीं एक्चुअल में क्या है, ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो उनो एक गाड़ी आती थी जो फिएट के, फिएट उनो, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई और किसी समय सचिन तेंदुलकर उसके ब्रांड एम्बेसडर होते थे। हाँ, सचिन फिएट के ब्रांड एम्बेसडर थे, करेक्ट। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं। तो छोटी गाड़ियों के साथ सेफ्टी इशू था और हम छोटी गाड़ियों को एवरेज के लिए पसंद करते थे, लेकिन अब जब माइंड सेट बदला, क्रैश वॉर्थीनेस देखी जाने लगी, क्रैश टेस्ट रेटिंग को तवज्जो दी जाने लगी और सेफ्टी की तरफ हम इंडियंस का दिमाग पहुंचा, तब हमने इन छोटी गाड़ियों से अपने आप को पीछे करना शुरू किया। और आजकल मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि लोग ये खुल के कहते हैं, सर मेरी फर्स्ट कार होगी लेकिन मुझे 10, 11, 12 लाख में बताइए। बिल्कुल, मतलब वो छोटी कार नहीं कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट कार के तौर पर, और जबकि पहले छोटी कार ही पहला पायदान मानी जाती थी कारों में एंट्री करने के लिए, लेकिन अब ऐसा दौर नहीं रह गया। एक और चीज़ है जो इसे लेकर हम और आप बात एक हल्की सी किए थे, वो एवरेज को लेकर था कि छोटी कारों में एवरेज अच्छा आता था, लेकिन अब आजकल इंजन बहुत अच्छे हो गए हैं। हम और आप इस बात को जानने लगे किस तरह से उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है। जब से MPFI सिस्टम लागू हुआ था इंडिया में कार्बोरेटर के बाद से, तब से पहला वर्जन, दूसरा, तीसरा, आज हम BS6 पे आ गए। ये सब ने मिलकर ऐसा कॉमन रेल सिस्टम तैयार किया कि अब इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट हो गए। तो 1.2 लीटर इंजन भी इतना एवरेज दे रहा है जितना 800 दिया करता था किसी ज़माने में। हम लोगों को, मुझे याद है कि जब 800 कार में चलाता था, ठीक है, पता नहीं कौन पैदा हुआ कौन नहीं पैदा हुआ उस दौर में, उसको जाने देते हैं, लेकिन सच बात ये है कि वो उस समय भी मुझे जब 16 का एवरेज मिलता था तो मैं समझता था बहुत एवरेज आ गया। और जबकि आज 16 का एवरेज मैं सिटी में निकाल लेता हूँ नॉर्मल कारों से, और हाईवे पे तो 24 तक एवरेज आना बहुत नॉर्मल हो गया है। तो ये बदलाव आज भी मिला है, तो लोगों का बड़ी कारों की तरफ का डर जो है वो खत्म हुआ है शायद।
एक ये रीजन भी है। दूसरा एक और मेरा पर्सनली मानना है, इंडियन अब एजुकेट ज़्यादा हो गए हैं पिछले 20 सालों में, और एजुकेशन का लेवल बढ़ा है। हम ग्लोबल सिटीजन ज़्यादा हुए, हमारे पास एक से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने लगी है, और अब हम पूरे वर्ल्ड से इक्वली कनेक्टेड हो चुके हैं। तो जब इक्वली कनेक्टेड होता तो हम फीचर्स कारों में भी इक्वली कनेक्ट होना डिमांड करते हैं सर। हम भी चाहते हैं जो कारें यूरोप में बिकती हैं, उस लेवल की कारें हमारे पास हों, उनके जैसे फीचर्स हमारे हों, उनके पास जैसी टच स्क्रीन हमारे पास होनी चाहिए, उनके जैसे अलग सेफ्टी के पैरामीटर्स भी हमारे होने चाहिए। ये डिमांड अब एकदम से तेज़ी से बढ़ी है, और मेरा पर्सनली मानना है कि शायद पिछले 5 सालों में, या ये सीधे बोलूँ कि आफ्टर कोविड एरा जैसे ही ख़त्म हुआ, हम सब ने एक तो पर्सनल कार की डिमांड बढ़ा दी। पहले क्या था, एक कार होती थी, उसे हम भी यूज करते थे, हमारे पड़ोसी भी हमसे मांग के ले आते थे, और पड़ोसी तो छोड़ो, अगर गांव में कोई शादी भी होती थी तो वो गाड़ी जाती जरूर थी शादी में, भले आप उसमें बुलावे हो या ना हो, व्हाटएवर दैट हो, आपकी गाड़ी जाएगी। ये अंडरस्टूड हुआ करता था। ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था उस टाइम गाड़ियां घर में, जैसे स्टेटस सिंबल के साथ साथ वो मतलब एक कॉमन गाड़ी होती थी। मतलब उसे आप ये कह दो किसी से कि ये मेरी वाली गाड़ी है, मेरी गाड़ी मत हाथ लगाना, तो चिढ़ियाते थे लोग, ये तेरी कैसे, तो परिवार की गाड़ी है। मतलब ये फैक्टर था। अब क्या इंडिविजुअल कारों की डिमांड आ गई, तो परिवार में 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियों के भी ट्रेंड आने लगे हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी कारों को लोगों ने अहमियत दिया, और उन्होंने कहा छोटी गाड़ी तो एक है, एक बड़ी और ले लेते हैं। तो ये भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि शायद बढ़ा है कि हम इंडियंस एक तो इंटरनेशनली मार्केट से इंस्पायर हो गए, उनके फीचर्स को देख के हमें समझ में आया कि और ख़रीदना चाहिए वो रीजन, और साथ ही ये भी हुआ कि घर में जब दूसरी गाड़ी आ रही तो हम बड़ी क्यों ना खरीद लें। यानी इंडिविजुअल कारें अब ज़्यादा जगह बना रही हैं, ना कि एक फैमिली या को कार जो होती थी कि परिवार की कार है। नहीं, ऐसा फीचर्स अब नहीं रह गया, अब हो गया इंडिविजुअल कारों का होने लगा है। थोड़ा ये भी असर डालता, भले वो घर में 5 मेंबर हों तो 2 ही कारें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पर्सनल टच है कि एक आदमी को वहाँ जाना है तो एक गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए एक्स्ट्रा। नहीं सर, आप ये बात सही कह रहे हो। एक तो वो ग्लोबल ट्रेंड वाला पॉइंट मुझे बहुत सॉलिड लगा कि जो चीज़ें हम फॉरेन में देखते हैं या फिर इंटरनेट की दुनिया पे देखते हैं वो हमें चाहिए, और यही रीज़न है कि ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते करते हम एसयूवीज पे आ चुके हैं, और अब वो पैरामीटर इंडियन ऑडियंस ने सेट कर दिया कि भाई हम वी लव एसयूवीज। और यही रीज़न है, आप देखो छोटी हैचबैक को भी आजकल कंपनीज जो हैं वो एसयूवीज के नाम पे प्रमोट करने लग गए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन क्या, आप तो खैर इंडस्ट्री के ही हो, लेकिन ये शायद हमारे व्यूअर्स यकीन नहीं मानेंगे कि रेनो क्विड को एज एसयूवी प्रमोट करता था, जो कि एंट्री सेगमेंट की गाड़ी डिजाइन भी उसने बनाई थी। आप ध्यान देखो, बाहर क्लैडिंग वगैरह लगा के उसको ऊंचा तगड़ा करके उन्होंने कहा था नहीं ये भी एसयूवी मान के चलिए, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, रीजन वही था उनका। बिल्कुल। तो ये जो एसयूवी वाला पैटर्न है ना, ये हमने कहीं ना कहीं बखूबी एक्सेप्ट कर लिया, इतना ज़्यादा कि अब प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड किए जाते हैं उनकी हाइट के ऊपर, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। तो थोड़ा सस्पेंशन अपलिफ्ट करो, प्लेटफॉर्म के ऊपर हल्का फुल्का सा मॉडिफिकेशन कराओ, और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से एक एसयूवी रेडी रहती है। बट अगर आप एंट्री में देखोगे तो आप एसयूवी रेडी कर ही नहीं सकते सर 3 लाख रुपए में। आप उस तरीके की हाइट नहीं दे सकते हो, वो मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हो। तो जब एसयूवी आ ही नहीं सकती है तो कहीं ना कहीं फिर एसयूवीज को लेके वो जो प्रेम है ऑब्वियसली ओईएम्स का, वो लगाव जो हट जाता है। वो एक और चीज है, उसी की वजह से तो उन्होंने एक्स्ट्रा या पंच जैसी गाड़ियां आई जो एक्चुअल में कहने को भले एसयूवी जैसा लुक लेती थी, लेकिन वो थी एक्चुअल में हैचबैक का एक ऑप्शन, और उन्हीं हैचबैक वाले इंजन के साथ भी आ रही थी। उनमें कोई 4x4 जैसी चीज़ों की हमें इसको एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं थी, और वो नहीं है। और अच्छी बात है ये कि हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। गुड जॉब, अच्छी चीज़ है, मैं खुश हूँ इस बात से। और छोटी एसयूवी भी आने लगी जो ये बता रही हैं कि माहौल अभी भी इंडियंस का एसयूवी की तरफ होते हुए भी छोटी एसयूवी की तरफ ज़्यादा है। और इंडिया में इस समय जो मार्केट है वो शायद 8 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, और 18-17 लाख रुपीज़ तक कॉमन कारें बहुत बिक रही हैं। जैसे अभी टॉप 25 का मैंने वीडियो दिया है, तो उसमें 3rd नंबर पर क्रेटा मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट 24 लाख रुपीज़ ऑन रोड हो जाती है गाड़ी, टॉप एंड मॉडल उसका। फिर भी वो टॉप 3rd नंबर पर पोजीशन पे मौजूद है, जो ये बताता है कि इंडियन अब परचेज करते समय पॉकेट से ज़्यादा ओपन हो चुके हैं, और उनके पास परचेजिंग के लिए बहाने आ गए हैं ईएमआई जैसे। और दूसरा, उनका नॉलेज लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ है, सेफ्टी वगैरह जैसी चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे गौर कर रहे हैं। और शायद यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से छोटी कारों की सेल लगातार गिर रही है, और आगे फ्यूचर में ये शायद और गिरेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी ओपिनियन क्या है? सर डेफिनेटली ये जो सेल्स है ना वो रिड्यूस होंगी, बट
देयर इज़ अ कैच हेयर, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाट यू फील अबाउट इट, ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो आइस में ड्रॉप होंगी, और अगर इनको इक्वेट करना है तो कहीं ना कहीं MG कॉमेट जैसा या विनफास्ट का VF3 या शायद वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट था, ऐसे प्रोडक्ट जो है टाइमली आते रहेंगे जो एक कम्यूटर, परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करेंगे कम्यूटर का या सेकेंडरी कार का, वहाँ पर ज़रूर आप सेल्स जो है वो उनकी इंप्रूव होते हुए देखोगे। क्विड जहाँ अभी 400-500 यूनिट नहीं कर रही, उससे 3 to 4 टाइम्स अभी MG कॉमेट कर रही है, जो कि लगभग वैसी उसी कैटेगरी की या उसी साइज की इक्विवेलेंट जो है वो गाड़ी यहाँ पर बनती है। तो ईवीज जैसे इवॉल्व होंगी, ईवी गाड़ियाँ जैसे जो है वो और अफोर्डेबल होती जाएंगी, ये सेगमेंट हल्का सा और ऊपर उठ सकता है ऑन द नेम ऑफ कम्यूटर। तो कम्यूट करने कंप्यूटर के तौर पर वैसे आप बिल्कुल सही ध्यान ले आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो टियागो ईवी जो है वो इस समय 1200 से 1300 यूनिट के आसपास परफॉर्म कर रही है, जो कि बड़े अच्छे नंबर्स कहलाते हैं ईवी के सेगमेंट के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें, बात सही आप इशारा कर रहे हैं कि अब ईवी का दौर में सिटी के लिए छोटी कारें एक सेकेंडरी कार के तौर पे जो सिटी में काम कराएं, सब्जी ले आए, बच्चों को स्कूल छोड़ाएं, या बाजार चले आए, या मॉल से काम कराएं, या सुबह ऑफिस जाके शाम को वापस आ जाएं, इन सब काम के लिए सिटी ईवी जो कि जैसे कि कॉमेट या विनफास्ट वाली गाड़ी या ऐसे ही टियागो या EC3 और जो भी ऑप्शन आएंगे आगे फ्यूचर में, तो ये इन सब के लिए भी शायद यहाँ पे स्कोप तैयार हो जाएगा। तो छोटी कारें जिनका साइज 3.6 या 3.8 मीटर्स तक का है वो जीवित रहेंगी, भले उनकी कीमत बढ़ जाए। और एक चीज़ आप देखना सर, जितनी भी ये एंट्री लेवल गाड़ियाँ थी ना, दीज वर ऑलवेज हैचबैक। और हैचबैक आउट ऑफ ट्रेंड होते हुए 3 साल हो चुके हैं। यही रीज़न है कि i20 फॉक्सवैगन भी चली गई पोलो के साथ में, i20 भी आने वाले टाइम में आप 2 साल का और गेन समझ सकते हो कि i20 को भी शायद डिसकंटिन्यू होकर नई जनरेशन उनको लानी पड़े। हम बलिनो की तो बात कर ही रहे थे अभी हाल फिलहाल में, शायद अगले साल तक उसकी भी नई जनरेशन आ जाए। तो आप देखोगे कि ये जो हैचबैक की जो कैटेगरी है ना, वो विलुप्त होती हुई कैटेगरी है, वो थोड़ी सी डिक्रीजिंग कैटेगरी है, और वो वही ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं एंट्री लेवल सेगमेंट या मिड सेगमेंट को कहीं ना कहीं हिट करती हैं। तो SUV और सेडान अभी फिर भी एग्जिस्ट करती रहेगी थोड़ी बहुत एज अ कार जो आप 8 से 9 लाख 10 लाख के आसपास खरीद सकते हो। नहीं, सेगमेंट वाइज तो अगर हम देखें तो नया एक ट्रेंड कूपे आ गया है। कूपे आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक कारों में सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठता है क्योंकि वो एरोडायनामिक हो जाता है। तो कूपे ट्रेंड में आएगा, लेकिन जो ये स्मॉल कार का सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आइस धीरे धीरे घटता चला जाएगा। और आपका जो इशारा था कि ईवी थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट होंगी धीरे से इंडियंस को, और जैसे जैसे ईवी पे ट्रस्ट हम इंडियंस का बढ़ता जाएगा, ये शायद ये सेगमेंट में ईवी की एंट्री हो जाएगी और ईवी स्मॉल कार का नया पैदाइश आ जाएगी। और शायद ये बेहतर रहेगा हम इंडियंस के लिए कि ईवी भी घर में स्मॉल कार के तौर पे मौजूद रहेगी, और बड़ी कार जिन पर हमारा प्रेम हो चुका है अब वो तो दूर नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। तो छोटी कारों से अगर हम को रिलेट करें तो ये बात सही है कि अब क्रेडिट फैसिलिटीज का भी एक बड़ा रीजन है जो हमें छोटी कारों से उछाल के बड़ी कारों की तरफ शायद ले गया है। और शायद बड़ी कारों में अब हमें हर चीज़ वो मिल रही है जो हम छोटी कारों में मिस कर रहे थे। सेफ्टी एवरेज वहाँ भी मिलता था, यहाँ भी मिलने लगा है। फीचर्स जो छोटी कारों में कभी नहीं मिल सकते थे, हमें बड़ी कारों के साथ बड़ी आसानी से मिल रहे हैं, और जबकि बहुत ज़्यादा पैसे का डिफरेंस नहीं रह गया है। पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था कि बड़ी कारें बहुत एक्सपेंसिव होती थी, जब 2 या 3 छोटी कारों की कीमत में एक बड़ी कार आती थी। अब ऐसा नहीं रह गया, छोटी कारों से थोड़ा सा 50% 60% एक्स्ट्रा पैसे दीजिए तो आपके घर पर एक बड़ी सी कार आ जाती है। तो अब ये ज़्यादा इजी हो गया है लोगों के लिए स्विच करना बड़ी कारों की तरफ, और शायद यही ट्रेंड जारी रहेगा। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी सोच से आपकी सोच अलग है तो कितनी अलग है, आप नीचे जरूर लिखना कि आखिर क्यों छोटी कारें इंडियन बाजार में दम तोड़ रही हैं। आपके क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपके विचारों से हमें पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, इंडिया के कंज्यूमर क्या सोच रहे हैं, इंडिया की आम ऑडियंस क्या सोच रही है, उनको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या रीज़न है। मैं पॉलिटिकल मूवमेंट पे या पॉलिटिकल पार्टी वाले बयानों पे नहीं जाना चाहता कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी हो रहा है, सब उन सब पे नहीं जाना चाहता। मैं सीधा सीधा एक कस्टमर के तौर पे समझना चाहता हूँ कि एक कस्टमर को क्या फील हो रहा है कि वो क्यों छोटी कारों की जगह बड़ी कारों को प्रेफर कर रहा है। आप जरूर अपना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमारी मुलाकात, बातचीत और इस गुफ्तगू से आपको क्या समझ में आया वो भी लिखना जरूर हमें। और ऐसे ही अगर और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, टॉपिक सजाइए कि अमित जी इस टॉपिक पे भी एक बार बात करके समझते हैं कि क्या हो रहा है भारत में, तो हमें वो भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए
आस्क कार गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इंडिया रेव्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु को। थैंक यू।